उसी रात वियोलेटा एक लेटर पढ़ रही होती है। ये लेटर उसे एक्सियोन ने भेजा है, जिस पर लिखा है कि इस वक्त वो हिलास के साथ है, बिना मतलब कोई भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वियोलेटा उस लेटर को फाड़ते हुए गुस्से में कहती है, इसे कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि इनवर्डेन में आखिर चल क्या रहा है, ये तो वहाँ रंगलियां मना रहा है। खैर मिस हिलास ने भी एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जल्दी कैलिशिया विजिट करेंगी। ऐसा लगता है जैसे इनवर्डेन में सब ठीक है। आखिर एक्सियोन ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि वो उससे दूर रहे, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं। आखिर मैं भी तो मिस हिलास की ओर अट्रैक्ट हो गई थी, पर मुझे उनके लिए फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? मैंने उन्हें पार्टी के बाद से नहीं देखा और ना मैं उन्हें पार्टी में सही से गुड बाय कह पाई, क्योंकि उस दिन के समारोह में मैं पार्टी से जल्दी चली गई थी टेर्जो का पीछा करने। और अंत में मुझे पता चला कि वो मोंटेना स्टेट गया था। उसका वहां जाने से कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मोंटेना फैमिली कैलिशिया फैमिली के लिए काम करती है, पर इतनी रात चोरी चुप के वहां जाना मुझे उस पर शक पैदा कराता है। आखिर वो करना क्या चाह रहा है? वो हमेशा ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे उम्मीद है कि वो ही मेरा हस्बैंड बनेगा, क्योंकि घर के एल्डर्स भी यही चाहते हैं। पर सच तो ये है कि वो मेरे हस्बैंड से ज्यादा कैलिशिया परिवार का हेड बनना चाहता है। खैर मुझे उसके बारे में सोचना बंद करना होगा, वो वैसे भी किसी काम का नहीं। तभी वहाँ मार्गो आता है। वो कहता है, मासी मैं हिलास को एक लेटर लिखना चाहता हूँ, पर मुझे एक वर्ड है जो सही से लिखना नहीं आ रहा। वियोलेटा कहती है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ आओ मेरे भांजे, पर उससे पहले ये बताओ कि तुम हॉट चॉकलेट लोगे या मिल्क। मार्गो पहले तो हॉट चॉकलेट मांगने वाला होता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि हॉट चॉकलेट से तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, और ये सब वो हिलास को मन में रख कर सोचता है। आप समझ सकते हैं कि मार्गो के मन में क्या चल रहा है। वो हॉट चॉकलेट को कैंसिल कर मिल्क मंगाता है। वियोलेटा कहती है, जी मेरे हुजूर। वो मन में कहती है, ऐसा लगता है जैसे इसे मिल्क ज्यादा पसंद है, मुझे ये याद रखना होगा। दूसरे दिन हिलास कैलिशिया आती है। कैलिशिया का नौकर हिलास को गाइड करते हुए उससे कहता है कि लेडी वियोलेटा और मास्टर मार्गो आपसे ग्रीन हाउस में मिलेंगे। हिलास इससे पहले कैलिशिया की हेड से मिलने गई थी, जिनकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब है। वो अपने बेड से उतरकर चल भी नहीं सकती। तभी वहाँ टेर्जो आता है। वो हिलास को ग्रीट करता है। वो कहता है कि मार्गो और वियोलेटा को आने में टाइम लग सकता है, अगर आपको बुरा ना लगे तब तक मैं आपके साथ बैठकर बातें कर सकता हूँ। टेर्जो हिलास को बैठने को कहता है। हिलास मन में सोचती है कि उसे टेर्जो से इस वक्त वो एनर्जी महसूस नहीं हो रही है जो उसे पहले हो रही थी, पर उसे स्ट्रीट के चारों ओर एक हल्की सी शक्ति महसूस हो रही है। हिलास कहती है कि इस जगह कहीं ना कहीं वो चीज तो होगी जिसमें शक्तियां हो। क्या ये वही चीज है जो वो उस दिन विला में लेकर घूम रहा था? खैर मेरे पास टाइम है, मैं इसके बारे में अच्छे से पता करूंगी। टेर्जो हिलास को टी सर्व करता है। टेर्जो बताता है कि बहुत समय बाद कोई गेस्ट ग्रीन हाउस में विजिट किया है। ये जगह घर की हेड और वियोलेटा के लिए बहुत स्पेशल है। जब रोजेनिया यहाँ थी तब वो यहाँ लगे हर पेड़ पौधों का खुद ख्याल रखती थी। हिलास मन में कहती है, रोजेनिया कैलिशिया, वियोलेटा की बड़ी बहन, मार्गो की माँ और टेर्जो की मंगेतर। वियोलेटा को यही लगता होगा कि टेर्जो ने उसकी बड़ी बहन की हत्या की है, क्योंकि उसे परिवार से निकाले जाने के बाद वो किसी और आदमी के साथ रह रही थी और फिर टेर्जो ने उससे अपने बच्चे को छीन लिया। खैर ये बात सच से कोसों दूर है। टेर्जो हिलास को बताता है कि वियोलेटा और रोजेनिया एक दूसरे के काफी करीब थे। उनके बीच ना के बराबर झगड़े होते थे। वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मैं उन्हें ऐसे ही हंसते खेलते देखता था। मेरे कोई सगे भाई बहन नहीं थे, इसलिए वो लोग ही थे जिनके साथ मैं भी हंसता खेलता था। खैर ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। मैंने एक लंबे अरसे बाद वियोलेटा के चेहरे पर स्माइल देखी, और वो भी तब जब हमें मार्गो वापस मिला। मुझे पता है कि वियोलेटा मार्गो के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो रोजेनिया का बेटा है। हिलास मन में कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इस इंसान के साथ बैठकर चाय पी रही हूँ। मैं चाहूँ तो इसकी गर्दन एक झटके में अलग कर दूं, पर ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बनता। एक टाइम था जब मैं आने वाले कल को बदलने के लिए वो हर नाकाम कोशिश को करती रही, और मेरी 7वीं जिंदगी में मैं लगभग सक्सेस हो गई थी, पर वो घटना मानो जैसे मेरा इंतजार ही कर रही थी, और वो थी मार्गो की मौत, जो सिर्फ 16 साल का हुआ ही था। हिलास टेर्जो से कहती है, कितनी खुशी की बात है कि तुम्हारे पास वो लोग हैं जिनसे तुम अपने दिल की बात कह सको। मेरे लिए तो ये कोई सपने जैसा है, क्योंकि मेरे पास ऐसा परिवार नहीं है। टेर्जो कहता है, लगता है तुम्हारे परिवार वाले कुछ खास अच्छे नहीं हैं। हिलास कहती है, हाँ बिल्कुल, उनकी तुलना में तो एक सड़क का कुत्ता भी अच्छा होगा, इसलिए जैसे ही मैं हेड बनी मैंने उनको घर से धक्के मारकर निकाल दिया। टेर्जो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। खैर वियोलेटा आने वाली होगी। मुझे आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा लॉर्ड इनवर्डेन। मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं, इसलिए मैं चलता हूँ। टेर्जो वहाँ से चला जाता है। टेर्जो हिलास की बात याद करता है जब उसने कहा था कि उसने अपने परिवार वालों को घर से निकाल दिया। टेर्जो सोचता है इसका मतलब ये है कि वो लोग किसी काम के नहीं। तभी वहाँ कोई बच्चा दौड़ते दौड़ते आता है और वो वहीं रुक जाता है। ये अपना प्यारा मार्गो होता है। टेर्जो उससे कहता है, बेटा मार्गो, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक हो चुकी है,
पर तुम्हें यहाँ ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें चोट भी लग सकती है। मार्गो उसकी बात मानते हुए हाँ कहता है। तभी वहाँ वियोलेटा आती है। वो मार्गो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए टेर्जो से कहती है, टेर्जो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा ग्रीन हाउस में आना सख्त मना है? टेर्जो उससे कहता है कि वो अपना काम कर रहा था, क्या उसे अपने मेहमानों को ऐसे ही अकेले छोड़ देना चाहिए? वियोलेटा उसे घूर कर देखती है। वो मार्गो से कहती है, चलो मार्गो, लेडी हिलाइस हमारा इंतजार कर रही हैं। मार्गो हिलाइस का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे अपनी दादी की कही हुई बात याद आती है, जिन्होंने कहा था जब हम किसी से मिलते या बिछड़ते हैं तो हमें उसे अच्छे से ग्रीट करना चाहिए, एक जेंटलमैन की तरह। मार्गो वैसा ही करता है और वो टेर्जो को गुड बाय कहता है। टेर्जो भी उसे गुड बाय कहता है। वो उसके सिर पर हाथ फेरने जाता है। तभी वियोलेटा उसके हाथ पर थप्पड़ जड़ देती है। टेर्जो ये देखकर हैरान होता है। वियोलेटा उससे कहती है, मैंने उसके बाल आज ही अच्छे से बनाए हैं लेडी हिलाइस की मीटिंग के लिए, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें खराब कर दो। टेर्जो कहता है, मैं समझ गया, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वियोलेटा मार्गो को वहाँ से लेकर चली जाती है। टेर्जो वहाँ खड़े खड़े खुद से कहता है, आखिरकार वियोलेटा ने मुझे अपनी जिंदगी से पूरे तरीके से बाहर कर दिया। हम बर्जट स्टेट पहुँच जाते हैं, जहाँ एक्जियोन देखता है कि शिलीमन एक बीस्ट को पकड़कर वहाँ ले आता है। एक्जियोन उसे देखते हुए कहता है कि उसे उस बीस्ट पर काले निशान दिख रहे हैं। शिलीमन उसे बताता है, हाँ क्योंकि ये एक रेयर बीस्ट है, हमें इसे पकड़ने में बहुत दिक्कत आई थी। एक्जियोन मन में कहता है कि उसे इस बीस्ट से वैसी ही एनर्जी महसूस हो रही है जैसी उसे उस जगह से हो रही थी जब वो और हिलाइस उस मिरर से उस जगह गए थे जहाँ बीस्ट को ब्रीड किया जा रहा था। एक्जियोन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस बीस्ट को राख में बदल देता है। एक्जियोन वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, शिलीमन को छोड़कर सभी यहाँ से चले जाओ। एक्जियोन उसको घूरते हुए कहता है, शिलीमन तुम इस मॉन्स्टर को यहाँ गार्डन में लेकर क्यों आए? शिलीमन उसे जवाब देता है कि उसका प्लान तो इसे कहीं खाली जगह ले जाने का था, पर जो कि वो अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत लंबे समय से सील थी, इसलिए वो गलती से इसे यहाँ ले आया। पर मुझे उस मॉन्स्टर को यहाँ लाने में कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही। एक्जियोन उसे डांटते हुए कहता है, तुमने मेरे बैक गार्डन को तबाह कर दिया और तुम कह रहे हो कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। शिलीमन मन में कहता है, आखिर ये इतना भड़क क्यों रहे हैं? दोस्तों दरअसल ये गार्डन एक्जियोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी यादों में हिलाइस उसी गार्डन में घूमती थी और उसे वो गार्डन बहुत पसंद भी था। शिलीमन एक्जियोन से कहता है, हम इस गार्डन को दोबारा अच्छे से बनाना चाहिए, साथ में हमें यहाँ कई वैरायटी के फूल भी लगाने चाहिए। एक्जियोन कहता है, आइडिया तो बुरा नहीं है, ठीक है मैं इस काम की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, इसे अच्छे से निभाना और याद रखना अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हारी शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे छीन लूंगा। यह कहकर एक्जियोन वहां से चला जाता है। उसी शाम हम उसी मेंशन चलते हैं जहां रिकार्डो और उसके फादर को टेर्जो ने रुकने के लिए जगह दी है और ये वही जगह है जहां एक्जियोन और हिलाइस को उस मिरर ने भेजा था। टेर्जो रिकार्डो से मिलने वहां आता है। वो चाय पीते हुए रिकार्डो से पूछता है, अब लॉर्ड डिएगो की तबीयत कैसी है? रिकार्डो से जवाब देता है, काश मैं कह पाता कि उनकी तबीयत अच्छी है, पर लगता है उनकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही है। वो आजकल घंटों सोते रहते हैं और यहाँ तक कि नींद में बातें भी करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। टेर्जो कहता है, मैं समझ गया, इसका मतलब है कि वो दवाइयाँ काम कर रही हैं। रिकार्डो को समझ नहीं आता कि टेर्जो किस बारे में बात कर रहा है। टेर्जो बताता है कि आज वो इनवेडन की हेड हिलाइस से मिला था तो तुम लोगों को पूरे तरीके से इनवेडन से निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की तुलना में एक सड़क का कुत्ता भी अच्छा होगा। टेर्जो अपनी सीट से उठते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हर कोई जानता है कि तुम लोगों ने हिलाइस इनवेडन के साथ कितना जुल्म किया है। वो रिकार्डो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि अब मुझे तुम और तुम्हारे परिवार के साथ क्या करना है। रिकार्डो को समझ नहीं आता कि टेर्जो आखिर क्या कह रहा है। टेर्जो रिकार्डो से पूछता है, रिकार्डो लेडी गैब्रिएल कहाँ है? रिकार्डो कहता है, गैब्रिएल वो तो सुबह ही कहीं निकल गई थी। तो अभी रिकार्डो को कुछ रियलाइज होता है कि उसने ये पहले भी फील किया है। वो मन में कहता है, क्या गैब्रिएल आज सुबह घर से बाहर गई थी? और क्या वो कल भी बाहर गई थी? और कल के पहले भी गई थी? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसे आज बाहर जाते हुए तो देखा था, पर मैंने उसे वापस आते नहीं देखा। रिकार्डो टेर्जो का कॉलर कसकर पकड़कर कहता है, कमीने, आखिर तूने गैब्रिएल के साथ क्या किया, बता। रिकार्डो की आंखें भारी होने लगती हैं। उसके हाथ टेर्जो के कॉलर से फिसल जाते हैं और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। टेर्जो कहता है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि तुम और तुम्हारे फादर हिलाइस इनवेडन से नफरत करते हो सिर्फ तुम्हारी माँ के मरने से, पर फिर भी वो तुम्हारा अपना खून है, जबकि मेरे केस में मेरी मंगेतर ने घर से भागकर किसी और के साथ बच्चा पैदा कर लिया। उसके बावजूद भी मैं उस बच्चे से प्यार करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। पर फिर भी वियोलेटा मुझ पर विश्वास नहीं करती। खैर मैंने इस बार ये डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया, इसलिए इसका अंत बहुत जल्द होगा। तभी टेर्जो को अजीब लगता है।
वो अपनी बात दोहराते हुए कहता है, क्या कहा मैंने इस बार? दोस्तों, हिलास की पिछली लाइफ में टेर्जो ऐसा कुछ कर चुका है और जैसा कि आपको पता है सभी की यादें धुंधली धुंधली वापस आ रही हैं अनजाने में ही। पर टेर्जो कहता है कि उसने इस बार ये डिसीजन पहले ले लिया है। उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कहा, पर ये साइन है इस बात का कि उसे भी अपनी यादें मिल रही हैं। टेर्जो मन में कहता है, मैं भी ना कैसी अजीब सी बातें करने लगा हूँ, लगता है मुझे आराम की जरूरत है। वो रिकार्डो से कहता है, खैर ज्यादा चिंता मत करो द प्रिंस ऑफ रोजेस, क्योंकि जिस इंसान की मुझे जरूरत है वो तुम हो, ना कि गैब्रियल। हम राजमहल चलते हैं जहां मोंटेना फैमिली की हेड डेवरिया मोंटेना और बर्जेट फैमिली की पुरानी हेड ज़ेनन बर्जेट की मीटिंग हो रही है। दोस्तों, इन दोनों की मीटिंग हमारी स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। ज़ेनन कहती है, तुम आजकल खुश नजर नहीं आ रही हो डेवरिया, क्या बात है? डेवरिया बताती है कि वो तभी से ऐसी हो गई है जब से कैलिशिया का वारिस वापस लौटा है। ज़ेनन बात पलटते हुए कहती है, मैंने सुना है कि तुम उस राजमहल में उन बच्चों से मिली थी। एक्जन और क्रिस की बिल्कुल नहीं पटती है, दोनों ने वहां तबाही मचा दी और फ्लोर तोड़ दिया। पर मुझे उनमें से जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी है वो है हिलास इनोइडन। तुम तो उससे मिली हो, है ना? वो आखिर कैसी लड़की है बताओ? डेब्रिया कहती है, मुझे तो वो पहली ही नजर में बिल्कुल तुम्हारी तरह लगी, घमंडी, बदतमीज, निर्लज्जे और मानसिक रूप से भ्रष्ट। ज़ेनन कहती है, पता नहीं तुम ऐसे ऊट पटांग शब्द कहाँ से सीख रही हो, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी। मेरे बेटे को वो पसंद है, जरूर उसमें कोई खास बात होगी। डेब्रिया गुस्से में कहती है, अब बहुत हुआ, मुझे तुमसे ये पूछना ही होगा। बताओ ज़ेनन, क्या वो तुम ही थी जिसने ये बात बाहर निकाली कि मार्गो कैलिशिया जिंदा है? ज़ेनन कुछ देर सोचती है और कहती है, भूलो नहीं, ये गलती खुद मोंटेना परिवार की है। तुम्हारे एक आदमी ने, जिसे उन हीरो और मार्गो कैलिशिया को देखने के लिए रखा गया था, उसने लालच में आकर उन हीरो को काले बाजार में बेचना शुरू कर दिया। वो मैं ही थी जिसने उस केस में तुम्हारे आदमियों को फंसने नहीं दिया और उस केस को उधर ही बंद करवा दिया। तुम खुद उस आदमी से जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम ऐसा कैसे करोगी, वो तो मर चुका है। दोस्तों, हमें पता चलता है मार्गो कैलिशिया जिसके खून से हीरे बनते हैं वो मोंटेना परिवार ही था जो उसे कैद करके रखा था, और यहाँ तक कि इस बात को जो छिपा कर रखा था वो बर्जेट फैमिली की पुरानी हेड ज़ेनन थी। साथ ही में हम ये जानते हैं कि टेर्जो भी इन सबसे मिला हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो पहले से जानता था कि मार्गो कहाँ है और जिंदा है। डेब्रिया अपनी सीट से उठकर गुस्से में कहती है, ज़ेनन, क्या तुम्हें ये सब कोई मजाक लग रहा है? ज़ेनन कहती है, तो और फिर क्या है ये? डेब्रिया, इतने सब होने के बाद भी तुम ऐसा नहीं कह सकते। क्या तुम भूल गई मोंटेना फैमिली के सारे बुरे कामों पर पर्दा डालने वाली मैं ही थी, और लगता है अब शायद तुम इसे मानने से इनकार कर रही हो, है ना? डेब्रिया कहती है, तुम सही हो ज़ेनन, मुझे माफ कर दो। ज़ेनन कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने अपनी गलती मान ली, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले एक बात बताना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल सही थी डेब्रिया, वो मैं ही थी जिसने मार्गो कैलिशिया को जाने दिया। तुम उस बच्चे को अपने पास कब से रखी थी? 3 साल नहीं 4 साल, है ना? क्या इतने साल काफी नहीं थे? तुम्हारा पहला एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए उस बच्चे की जरूरत नहीं थी, है ना? छोटे बच्चों पर इतना जुल्म ठीक नहीं। साथ ही में कैलिशिया के आंसू सिर्फ 4 शाही परिवारों के मेंबर्स पर असर करते हैं, ना कि तुम जैसे आम लोगों पर। इसलिए तुमने कहा कि तुम उसके आंसू को उसी पर इस्तेमाल करोगी, पर तुम जो रिजल्ट लेकर आई वो थे वो मॉन्स्टर जो हमारे किसी काम के नहीं। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट पर नजर रखूं जो तुम मार्गो कैलिशिया के साथ कर रही थी, तो तुम मुझे वो नजारा दिखाओगी जहां दुनिया उलट पुलट जाएगी। पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए अभी तुम्हारे पास जो भी है उसी से काम जारी रखो और मुझे मजे लेने दो। और हाँ, मेरा बेटा मुझ पर नजर रखे हुए है, इसलिए दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना। यह सब कहकर ज़ेनन वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ज़ेनन को, जो कि राजमहल के सामने खड़ी होती है। ज़ेनन कहती है, क्या तुम एक मॉडल बनना चाहते हो? आजकल तुम रोजाना दिखने लगे हो। एक्जियन कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे चलते फिरते खुद से ही बातें करती हैं, भला मैं एक मॉडल क्यों बनना चाहूंगा? ज़ेनन कहती है, तुम अचानक से क्यों टपक आते हो, और वो लड़का कहाँ है जो सुबह से मेरा पीछा कर रहा था? एक्जियन कहता है, मैं अपने काम से फ्री हुआ तो उसको वापस बेचकर खुद यहाँ आ गया, तो अब आप मुझसे थोड़ा ढंग से बात कर सकती हैं, है ना? ज़ेनन कहती है, ये एकदम ही बेहूदी आदत पाल ली है तुमने। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मैं तुरंत पता कर लेती हूँ अगर मेरे ऊपर कोई नजर रखा हो। तुमने मेरे ऊपर एक से ज्यादा लोगों से नजर रखवाई है ना? एक्जियन कहता है, हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप उन लोगों को कुछ नहीं करती। खैर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप राजमहल में क्या कर रही थी? ज़ेनन कहती है, तुम मुझे देख रहे थे, ये कितनी गलत बात है। खैर, मेरा पीछा करना कोई बुरा आइडिया नहीं था, बल्कि मुझे इससे खुशी होगी कि जब तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता चलेगा। एक्जियन कहता है, क्योंकि आपको इसमें मजा आता है ना? ज़ेनन कहती है, और नहीं तो क्या, मुझे खतरनाक चीजों को करने में मजा आता है। एक्जियन कहता है, मैं अभी भी आपको नहीं समझ सकता। खैर, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप शुरू से ही ऐसी थी। ज़ेनन कहती है, अगर ऐसा है तो मैं इसे अपनी तारीफ ही समझूंगी। एक्जियन कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगी, और यह कहकर एक्जियन वहां से चला जाता है।
जनन कहती है, ये तो कह रहा था कि इसका हिलास इनोएडन से चक्कर नहीं चल रहा, पर इसके पास से उसकी सेंट की खुशबू इस बार और तेज आ रही थी। खैर उस लड़की से एक बार मिलना तो बनता है। उसी रात हम इनोएडन पहुंच जाते हैं, जहां हिलास बैठे बैठे ये सोच रही होती है कि ये मॉन्स्टर जो उस फेल हुए कैल्शिया ब्लड एक्सपेरिमेंट से बने हैं वो हर जगह अपना आतंक मचाने वाले हैं। ये बात सिर्फ बर्जट लोगों को परेशान नहीं कर रही है, जल्दी इस बारे में 4 परिवारों को खबर दे दी जाएगी। दुख की बात तो ये है, मेरी ये वाली जिंदगी भी पिछली जिंदगी की तरह आगे बढ़ रही है। हिलास अपने पास रखे इनविटेशन कार्ड को देखकर कहती है, ये 2 इनविटेशन बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह हैं। ये 2 इनविटेशंस एक डेमोनिया हंटिंग फेस्टिवल और एक मोंटेना टी पार्टी के होते हैं। हिलास मन में कहती है, हंटिंग फेस्टिवल एक बड़ा फेस्टिवल होगा जिसको 4 शाही परिवार अटेंड करेंगे। मार्गो भी वहाँ वियोलेटा के साथ आएगा, और यही बात मार्गो के लिए सबसे खतरनाक है, पर उस बेचारे को वहां आने से तो रोक नहीं सकते। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा हो। हिलास गहरी सांस लेते हुए मन में कहती है कि उसकी पिछली जिंदगी में मार्गो बीच देखना चाहता था। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे मेरी और एक्सियन की टेलीपोर्टेशन की पावर का इस्तेमाल करके बीच पर ले जाऊंगी, पर एक्सियन अपने किसी काम से बिजी था, इसलिए मैं उसे पूरा नहीं कर सकी। मार्गो ने भले ही कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश है, पर मैं जानती थी कि उसे वहां जाने की कितनी चाहत थी। खैर इस बार मेरी ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं उसे अकेले ही वहां ले जा सकती हूँ, पर मैं ये नहीं जानती कि इस टाइमलाइन का 11 साल का मार्गो समुद्र देखना चाहता है या नहीं। अब अगर मैं अगली बार कैलिशिया गई तो मैं मार्गो के लिए कुकीज लेकर जाऊंगी। हिलास खुद के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है? उसने डिसाइड किया था कि वो इस जिंदगी में किसी से भी करीबी नहीं बनाएगी। ये सब उस एक्सियन की गलती है। यह कहते ही हिलास की पास्ट सेल्फ उससे कहती है, नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी चाहतें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। जब तुम उसकी मालकिन बन जाओगी तभी तुम्हारे दिल की प्यास बुझेगी। जाओ, छुओ उसको, निगलो उसको, खाओ उसको, तुम्हारा दिल जो चाहे वो करो, जब तक वो तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा नहीं हो जाता। हिलास जोर से सोफे पर हाथ मारती है और खड़े होकर कहती है, अपनी बकवास बंद करो। उसकी पास्ट सेल्फ उसे अभी भी उकसा रही होती है। उसे चाहो, उसे अपना बनाओ। हिलास कुछ सोचती है और वहां से चली जाती है। हम बर्जट स्टेट पहुंच जाते हैं, जहां एक्सियन सोफे पर लेटे हुए सोच रहा होता है कि चीजें हाथों से निकलती जा रही हैं। साथ में जो चाबी उसकी माँ ने उसे दी थी वो भी उसे बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। वो कहता है कि उसे ये कोई आम चाबी नहीं लग रही है। क्या इसका राजमहल से कुछ लेना देना है? मैं इसके बारे में आगे जांच करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। और तो और अभी भी 4 सीजन फॉरेस्ट से जुड़े कई सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले हैं। मुझे सबसे ज्यादा जिसकी परवाह है वो है हिलास और राजा की आत्मा के बीच हुई बातें। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे दोबारा 4 सीजन फॉरेस्ट ले जाना चाहती है। खैर मुझे कोई और रास्ता खोजना होगा। तभी एक्सियन को कोई एनर्जी महसूस होती है। ये एनर्जी स्प्रिंग की ताज़ा महक और हम सबकी प्यारी हिलास इनोएडन होती है। एक्सियन उसे देखकर चौंक जाता है। एक्सियन उससे पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। साथ में उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है यहाँ आने के लिए। हिलास उससे कहती है कि उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके अंदर की आवाज उससे कह रही थी कि उसे एक्सियन के पास जाना चाहिए और इसी वजह से वो सो नहीं पा रही थी और यहाँ चली आई। एक्सियन जब सुनता है कि वो आवाज जिसकी हिलास बात कर रही है वो हैरान होता है। हिलास अपने हाथ सोफे पर रखती है और एक्सियन के बगल में आकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही नशा होता है। एक्सियन उससे कहता है, हिलास आखिर तुम ये क्या कर रही हो? हिलास अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए उसके चेहरे को छूती है और उससे कहती है उसे पता है जब वो उसे छुएगी तो वो आवाज आना बंद हो जाएगी। एक्सियन मन में सोचता है वो आवाज बंद हो जाएगी, आखिर ये किसकी बात कर रही है? तभी एक्सियन कहता है, ये स्मेल तुमने पी रखी है ना? तुम कब से ऐसे अकेले पीने लगी? हाँ, अब ऐसे करोगी तो नींद तो वैसे ही नहीं आएगी ना। एक्सियन उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उससे कहता है, आज की रात तो बड़ी कातिल है। एक्सियन उसे कसकर गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे को हक कर सो जाते हैं। आधी रात हो जाती है। हिलास एक्सियन को बहुत टाइट पकड़े हुए है। एक्सियन हिलास से कहता है, हिलास मुझे माफ करना, पर मुझे अपनी जगह बदलनी है। मेरा तंग उठ रहा है। क्या मुझे हिलास को थोड़ा खुद से दूर करना चाहिए? नहीं, इससे उसको बुरा लगेगा। तभी हिलास कहती है, मुझे तुम्हें ऐसे कसकर पकड़कर अच्छा फील हो रहा है। एक्सियन पूछता है, पर ऐसा क्यों? हिलास कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से ये करना चाहती थी। वो एक्सियन की ओर देखती है और एक्सियन उसे देखता है। वो मन में कहता है, क्या ये सीरियस है? वो हिलास से कहता है, अगर ऐसा है तो क्या कुछ और भी है जो तुम करना चाहती हो? तुम वो हर चीज कर सकती हो जो तुम चाहो। हिलास सोफे से उठती है। एक्सियन उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है। हिलास कहती है, शांत, बिल्कुल भी हिलना नहीं। वो एक्सियन के कानों के पास जाकर उसे किस करती है। एक्सियन का शरीर एकदम से लाल होने लगता है। हिलास उसके चेस्ट पर भी किस करती है। एक्सियन उससे कहता है, नहीं हिलास, बस यहीं रुक जाओ। हिलास उससे कहती है, क्या तुम गुस्सा हो? जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया था तब मुझे अच्छा लगा था, तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? एक्सियन शर्म से लाल होने लगता है
और वो हिलास को पलटकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझे वो हर चीज अच्छी लगती है जो तुम मेरे साथ करती हो, पर आज की रात तुम्हें यहीं रुकना होगा क्योंकि इससे हम किसी और डायरेक्शन में जा सकते हैं। हिलास उसकी ओर अपनी भोली सी आंखों से देखते हुए कहती है, इसका मतलब है तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक्जियन कहता है, बिल्कुल नहीं, भला मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? हिलास उसे बताती है, एक टाइम था जब तुम मुझ पर बहुत गुस्सा हुए थे। एक्जियन सोचता है, क्या ये उस टाइम की बात कर रही है जब हम फोर्सियन फॉरेस्ट गए थे, या फिर उस टाइम की जब हमें वो मिरर मिला था, पर मैं तो उसकी चिंता कर रहा था। हिलास उसे कहती हैं, जब मैं अपनी 6th लाइफ में तुमसे पहली बार मिली तब तुमने मुझसे बहुत गलत तरीके से बात की थी। एक्जियन को समझ आता कि वो अपनी 6th लाइफ की बात कर रही है। हिलास आगे कहती है, जिस पल तुमने मुझे देखा तुमने कहा, क्या वो तुम ही थी? क्या वो गवार तुम ही थी जिसने हमारे प्लान पर पानी फेर दिया? तुमने हर जगह अपनी शक्तियों के निशान छोड़ दिए। तुम आखिर यहाँ आई ही क्यों जब तुम अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकती? तुम्हें क्या लगता है उन शक्तियों के होने से तुम कोई महान इंसान बन जाओगी? कितनी बेहुदा बात है ये। अगर तुम्हें अपनी शक्तियों का दिखावा ही करना है तो कहीं और जाकर करो, और अब मेरे रास्ते से हटो कमबख्त लड़की। एक्जियन ये सब सुनकर दंग रह जाता है। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं होता। वो मन में कहता है, जरूर उस पल मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं होगा, मैं उसको इतना बुरा भला कैसे कह सकता हूँ? हिलास कहती है, मैं समझ सकती हूँ, उस टाइम मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मेरी गलती माफी लायक नहीं थी, इसलिए अगर उस टाइम तुम मुझसे नफरत भी करते तो मुझे चलता। एक्जियन उसे पकड़ कर कहता है, ये एकदम ही बकवास है, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। हिलास कहती है, तुमने मुझसे कभी नफरत नहीं की, सच में? एक्जियन कहता है, हाँ ये सच है, कभी नहीं। फिर वो उससे पूछती है, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जिस पर एक्जियन कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि अगर तुम कहो कि मैं तुम्हारे लिए यहीं अपनी जान दे दूँ तो मैं उसे करने के लिए एक पल भी नहीं सोचूंगा। हिलास उसकी बात सुनकर कहती है, नहीं मरो मत। एक्जियन उससे कहता है, क्या वो उसे माफ कर सकती है? हिलास उससे कहती है, मैं कभी नहीं चाहती कि तुम मुझ पर गुस्सा हो, चाहे फिर पूरी दुनिया हो जाए पर तुम ना हो। एक्जियन उससे कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैं कभी गुस्सा नहीं होऊंगा। हिलास उसे बताती है कि उस टाइम वो बहुत दुखी हो गई थी और तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत रोई थी। ये बात सुनकर एक्जियन को झटका लगता है और वो उससे कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उस टाइम पर कोई गवार था तो वो मैं था, ना कि तुम। अगर तुम चाहो तो मुझे गालियां दे सकती हो, मेरी पिटाई कर सकती हो, और अगर इससे भी तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिलती है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। हिलास उसे पकड़कर कहती है, अगर ऐसा है तो ऐसे ही रहो, और यह कहकर हिलास उसे किस करती है। एक्जियन कहता है, सीरियसली मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस सब की इतनी प्यारी सजा मिलेगी। सुबह हो जाती है। एक्जियन और हिलास दोनों सोफे पर साथ में लेटे होते हैं। हिलास की नींद खुलती है पर वो थोड़ा कंफ्यूज होती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एक्जियन उससे कहता है, थोड़ा और सो जाओ, मैंने नौकरों को कह दिया है कि वो हमें डिस्टर्ब ना करें, और अगर तुम सोना नहीं चाहती तो हम वो कर सकते हैं जो हम कल रात को नहीं कर सके। हिलास को ये सब सुनकर शर्म आ जाती है और वो तुरंत सोफे से उठ जाती है। एक्जियन उससे कहता है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कल रात का सब याद है। खैर मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कह रहा और ना ही मैं तुम पर गुस्सा हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भविष्य में इतनी ड्रिंक ना करो। तुम्हें याद है तुम्हारी हेड बनने की पार्टी के बाद क्या हुआ था? तुम इतना ज्यादा नशे में थी कि तुम बिल्कुल ही बदल गई थी। ऐसा ना हो कि अगली बार ऐसे ही सुबह उठो और अपने बेड पर किसी और को पाओ। हिलास उससे कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। हिलास अपनी शक्तियों से टेलीपोर्ट करने वाली होती है और वो कहती है, तुम एक लौते पर्सन हो जिसको मैं याद करती हूँ और उससे मिलने आती हूँ। एक्जियन ये सुनकर चौंक जाता है। हिलास वहां से चली जाती है। एक्जियन खुद के सर पर हाथ रखकर कहता है, लगता है ये मेरी जान लेकर मानेगी। दूसरी ओर हम देखते हैं एक्जियन की मॉम को, जो कि किसी बेकरी के आगे खड़ी होती हैं। वो खुद के लिए वहाँ कुछ लेने आई हैं। वो कहती हैं, क्या इन लोगों के पास कोई नया डिजर्ट आया है, क्योंकि आज खुशबू कुछ ज्यादा ही मीठी आ रही है। और अब वो समय आ गया है जब ज़ेनन वर्जेट की मुलाकात होगी हिलास इनोएडेन से। हिलास उस बेकरी के अंदर चली जाती है जहां वो शॉपकीपर हिलास को हर वैरायटी के केक्स, कुकीज और मिठाइयों के बारे में बताता है। हिलास का मूड खराब रहता है। वो सोचती है कल उसे लगा कि अगर वो ड्रिंक करेगी तो वो सो सकती है, पर नशे में तो वो उसके पास ही चली गई। हिलास को एक्जियन की कही बात याद आती है जब उसने कहा था, अगर तुम वापस नहीं सोती तो चलो कल जिसे पूरा नहीं कर सके उसे पूरा करते हैं। हिलास को गुस्सा आता है। वो मन में कहती है उसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। शॉपकीपर उसके हाव भाव देखकर थोड़ा डर जाता है। तभी दुकान के अंदर कोई आता है। हिलास उसे मुड़कर देखती है। ये ज़ेनन वर्जेट होती हैं। वो हिलास से कहती हैं, तुम्हें अपनी पसंद की चीज नहीं मिल रही है तो तुम मिंट जेली ट्राई क्यों नहीं करती? हिलास उसे देखकर समझ जाती है कि वो कौन है। ज़ेनन कहती है, तो तुम हो हिलास इनोएडेन। दूसरी ओर हम राजमहल पहुंच जाते हैं जहां हम देखते हैं क्रिस और रेनो किसी मीटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तभी वहां क्रिस को कोई आवाज देता है। ये एक्जियन होता है। वो कहता है
क्रिश्चियन पर वेनम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्रिस कहता है क्या बात है, क्या तुम मुझसे माफी मांगने आए हो उस दिन के लिए जब तुम आग बबूला हो गए थे? अरे ये क्या, तुम फिर से आग बबूला हो गए? एक्सियन अपनी शक्तियों से क्रिस पर हमला करता है, जिसे क्रिस अपनी फ्रीजिंग पावर से रोकता है। क्रिस कहता है एक्सियन बर्जट, तुम्हारा पागलपन फिर से शुरू हो गया। एक्सियन उसकी नहीं सुनता, वो दोनों एक दूसरे से फिर से भिड़ने लगते हैं। तभी रेनॉक उसे बचाने के लिए आगे आता है, जिसे देखकर क्रिस को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्तियों से उसे दूर कर देता है। क्रिस का ध्यान भटकने की वजह से एक्सियन उसका फायदा उठाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। क्रिस भी मन में सोचता है कि उसे एक्सियन से हिलास की सेंट की महक आ रही है और वो भी बहुत तेज। एक्सियन उसे घसीटकर 99th डोर पर ले आता है और क्योंकि वो दोनों घर के हेड हैं, एक्सियन उसे लेकर अंदर चला जाता है। रेनॉक ये सोचते रह जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। दूसरी ओर हम देखते हैं एक्सियन क्रिस को जमीन पर पटक देता है। क्रिस देखता है कि वो 4 सीजन फॉरेस्ट में आ चुका है। वो एक्सियन से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह का बर्ताव करने की? एक्सियन राजा की कब्र के पास जाता है और अपनी शक्तियों से अपने हाथ को काट लेता है, ये सोचते हुए कि इससे राजा की आत्मा बाहर आ जाएगी। एक्सियन बताता है कि उस दिन हिलास की पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों यहाँ आए थे। एक्सियन ने पवित्र ग्रेल को अपने खून से भर दिया था, पर पता नहीं कैसे वो पवित्र ग्रेल अपने आप लुढ़क गई। मुझे पूरा भरोसा है कि वो हवा की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा उस कब्र से आ रही एनर्जी की वजह से हुआ था। खैर पार्टी वाली रात जो हुआ वो एकदम ही असामान्य घटना थी और वो चीज जो खुद को राजा की आत्मा कह रही थी वो या तो गायब हो गई या फिर सो चुकी है। पर मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अभी तक सुन रहा है और समझ रहा है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे जवाब दो। तभी क्रिस उसके पीछे से उससे कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है एक्सियन बर्जट। क्या लॉर्ड इनोएडन को इस बारे में पता है कि तुम पागल हो चुके हो ऐसी बहकी बहकी बातें करके? मुझे पहले तो शक था, पर अब मैं समझ गया हूँ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो तुम्हें अपने इतने करीब आने दे रही है कि तुमसे उसकी सेंट की महक आने लगी है। क्रिस गुस्से में अपनी शक्तियों से एक्सियन पर हमला करता है। एक्सियन उसके हमले को भांप कर उसे रोक देता है। एक्सियन क्रिस से कहता है तुम्हें पता मैं भी तुम्हें कोई खास पसंद नहीं करता। यह कहकर एक्सियन उसके ऊपर फिर से हमला करता है। क्रिस एक्सियन की ताकत के आगे कमजोर पड़ने लगता है। तभी एक्सियन उसके पीछे आ जाता है और उसका राइट हैंड पकड़कर उसे बहुत तेजी से घसीटते हुए लेकर जाता है और उसका सिर राजा की कब्र में दे मारता है। क्रिस को बहुत जोरों का गुस्सा आ रहा है। वो कहता है एक्सियन बर्जट तुम बचोगे नहीं। ये सब कर कर क्रिस के सिर से खून बहने लगता है। उसकी खून की बूंद से राजा की कब्र एक बार फिर से पहले की तरह चमक उठती है और उस कब्र से आवाज आती है। वाह क्या नज़ारा है। ये आवाज़ राजा की आत्मा की होती है। वो कहती है मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली क्योंकि तुमने उन शर्तों को पूरा किया, पर मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे 2 बच्चे एक लड़की के लिए आपस में लड़ रहे हैं, वो भी मेरी आंखों के सामने। तो क्या तुम इस परवेनम के वारिस की बलि देने वाले हो? बर्जट के बेटे, हम वापस बेकरी चलते हैं जहां हिलास और जनन एक दूसरे से मिल चुकी हैं। जनन हिलास को हेलो कहती है। हिलास उस शॉपकीपर से कहती है तुम्हारे पास जितने भी केक्स हैं उनमें से हर एक पैक करके कैलिशिया भिजवा दो। हिलास जनन से कहती है मेरा काम हो चुका है तो अब आप अपना सामान ले सकती हैं। जनन बर्जट जनन हिलास से कहती है तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? हिलास उससे कहती है क्यों? अगर आप जान सकती हैं कि मैं कौन हूँ तो क्या मैं नहीं जान सकती? जनन कहती है बात तो सही है, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। हो सकता है हमने एक दूसरे को पहले कभी क्रॉस किया हो। जनन उस शॉपकीपर से कहती है कि उसे वो दो जो वो हर बार लेती है। शॉपकीपर हिलास को भी ऑफर करता है कि वो खुद के लिए भी कुछ ले। जनन हिलास से कहती है तुम वो क्यों नहीं लेती? हिलास कहती है ठीक है, मुझे भी एक मिंट जेली दो। वो दोनों सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जनन हिलास से कहती है तुमने एकदम बढ़िया चीज चुनी है, जब तुम इसे खाओगी तो तुम्हें इसका टेस्ट एकदम बढ़िया लगेगा। मैं हर किसी को यही रिकमेंड करती हूँ। वैसे क्या तुम उस शॉप पर पहली बार गई थी? हिलास कहती है हाँ। जनन उसकी बात सुनकर कहती है फिर शायद ये वो शॉप नहीं होगी जहां हम मिले होंगे। दोस्तों हिलास अपनी पिछली जिंदगी में जनन से मिल चुकी है और उसे उसके इरादों के बारे में भी अच्छे से पता है और जैसा मैंने बताया सबको अपनी यादें धुंधली धुंधली वापस मिल रही हैं। जनन भी इस बात को मेंशन कर चुकी है कि वो हिलास से पहले भी मिली है। जनन हिलास से कहती है देखो अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे तुम में दिलचस्पी आई है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार तुमसे मिल ही लेना चाहिए। हिलास कहती है कि उसे भी लग रहा था कि जैसे वो लोग एक दूसरे से जल्द ही मिलेंगे। जनन कहती है कि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं और तुम किसी तरह एक जैसे हैं। हिलास कहती है पता नहीं मैं इसे तारीफ समझूं या कुछ और। वो मन में कहती है वैसे मुझे भी ऐसा लगता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक जैसे दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑरा हमारी पर्सनैलिटी मैच करती है। जनन कहती है अब जब मैं तुमसे आमने सामने मिल रही हूँ मैं ये कह सकती हूँ कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा अलग निकली।
तुम बाकी इनोवेडेंस से काफी अलग हो। मैं समझ सकती हूँ कि मेरा बेटा एक्सियोन तुम पर क्यों मरता है। हिलास मन में कहती है कि एक टाइम था जब मेरे मन में तुम्हारे लिए एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट थी। मैं ये उम्मीद करती थी कि एक दिन मैं तुम्हारी तरह बनूं, पर अब नहीं। हिलास उस मिंट जेली पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और कहती है इस मिंट जेली से तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, और यह कहकर वो उसे फूल और पत्तों में बदल देती है। ज़नन उसकी ओर देखते हुए कहती है मैं सही थी, हम पहले भी मिल चुके हैं। वहीं हम दूसरी ओर 4 सीजन फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं, जहां राजा की आत्मा एक्सियोन के सामने आ गई है। वो एक्सियोन से कहती है तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्या तुम सच में उस बच्चे की बलि चढ़ाने वाले हो? बलि का नाम सुनकर एक्सियोन कहता है कि परमेनम के खून की बूंदों के गिरने से इसने उसे बलि समझ लिया, तो क्या ये इसीलिए अपनी नींद से जागकर यहाँ आ गए हैं? एक्सियोन आत्मा से कहता है नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं उसकी बलि चढ़ाने का, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इसलिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। आत्मा कहती है फिर यहाँ से चले जाओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक्सियोन उनसे कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। आत्मा कहती है तुम शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं हो, इसलिए मेरे पास कोई वजह नहीं है तुम्हें जवाब देने के लिए, यहाँ से चले जाओ। एक्सियोन अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है आपके और हिलास के बीच में आखिरी बार क्या बात हुई थी, मुझे बताओ। कुछ शब्द थे जिन्हें मैं सुन नहीं पा रहा था, जिस वजह से मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर बात क्या थी। दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि हिलास और राजा की आत्मा के बीच जो भी बात हुई थी वो एक्सियोन को पूरी सुनाई ही नहीं दी। उसमें से ऐसे कई शब्द थे जो गायब हो गए थे, जैसे मौत के चक्र से आज़ाद होना। एक्सियोन कहता है कि मुझे पहले तो वो शब्द समझ नहीं आए, पर अब मैं ये जान गया हूँ कि उन शब्दों का लेना देना मेरी खोई हुई यादों से है। आखिर ये यादें कहाँ से आ रही हैं और वो क्या चीज़ है जिसे हिलास पूरा करना चाहती है? आत्मा कहती है तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो बर्जट के बेटे? कैलिशिया की बच्ची ने अपनी आंखों से सच्चाई को देखा था, उसने तुम्हें साफ साफ कहा था, पर तुमने उसकी एक ना सुनी। एक्सियोन कहता है तो आप कहना चाहते हो मैं अंत में सच में पछताऊंगा? जिस पर आत्मा उसे बताती है हाँ ऐसे ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। मेरी नज़रों में तुम्हारे और उन जंगली चूहों में कोई अंतर नहीं जो बस एक अनंत ट्रेडमिल पर दौड़े जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। सभी लोग अपनी जिंदगी में एक छोटी सी खुशी का पीछा कर रहे हैं, पर मेरे बेटे सिर्फ तुम ही हो जो रोज उस दुख का पीछा कर रहा है जो आने वाला है। और इसी वजह से मैं तुम्हें बताऊंगा कि हिलास इनोडेन क्या खोज रही है। वो है एक अनंत आराम, पूरे तरीके से मिट जाना, उसकी आत्मा पूरे तरीके से शांत हो जाए, वो अंत, वो समाप्ति, वो मौत जो मौत से भी गहरी हो। ये सब सुनकर एक्सियोन के होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है क्यों, पर ऐसा क्यों? आत्मा उसे बताती है कि वो 7 बार मर चुकी है, 6 बार वो अपनी इच्छा के बिना मरी और 7वीं बार उसकी खुद की इच्छा से। पर फर्क नहीं पड़ता वो कैसे भी मरे, वो अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती, और इसी वजह से वो इस जिंदगी और मौत के चक्र में फंसी हुई है जिसका कोई अंत नहीं। एक्सियोन की आंखों के सामने हिलास की 7वीं जिंदगी की यादें आती हैं, जहां हिलास उससे कहती है कि वो उसकी जान ले ले। वो हर चीज से थक चुकी है, इसलिए अब वो ये सब छोड़कर जा रही है। वो एक्सियोन से कहती है थैंक यू हमेशा मेरे लिए खड़े रहने के लिए, पर प्लीज अगली बार ऐसा मत करना। यह कहकर हिलास अपनी जान ले लेती है। एक्सियोन उन यादों को देखकर डर जाता है। आत्मा कहती है जिन यादों को हमेशा हमेशा के लिए उसकी मौत के साथ दफन हो जाना चाहिए था, वो यादें धीरे धीरे वापस आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हिलास ने अपनी जान अपनी मर्जी से ली तब उसकी आत्मा के कुछ बारीक हिस्से खत्म नहीं हुए, वो जिंदा रहे। तुमने कसम खाई थी कि तुम हिलास इनोडेन के लिए कुछ भी करोगे, है ना? तुम्हारी उस कसम की वजह से अब तुम ही उसे अनंत मौत तक लेकर जाओगे। एक्सियोन ये सब सुनकर दंग रह जाता है। आत्मा कहती है मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब हिलास इनोडेन तुम्हारी नहीं बल्कि मौत की बाहों में सोएगी और तुम उस दुनिया में अकेले रह जाओगे जहां उसकी धड़कन भी तुम नहीं सुन पाओगे, हमेशा हमेशा के लिए।